नमस्कार दोस्तों जब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड वॉर छेड़ ही दिया है तो जाहिर सी बात है भारत भी पीछे नहीं हटेगा। हमें भी अपने कई समीकरण बदलने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, जो ट्रेडिंग ब्लॉक भारत ज्वाइन करने वाला था, जो छोड़ आया था, अब शायद भारत उसको वापस से ज्वाइन कर सकता है। बेसिकली पिछले कुछ समय से बात चल रही है RCEP की। मैं आपको डिटेल से बताऊंगा वीडियो के अंदर ये है क्या, लेकिन भारत ने ऑलमोस्ट इसको ज्वाइन कर ही लिया था, बस लास्ट मोमेंट पर हम बैकआउट कर गए। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर ट्रंप ने टैरिफ वगैरह जैसे चीज़ों पर लगाना स्टार्ट कर दिया है, तो यहाँ पर चर्चा वापस से हो रही है। आप देख सकते हो खबर, पुश्ड बाय द US, इंडिया में रिटर्न टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक। एंड लेट मी टेल यू, इस ब्लॉक के अंदर चाइना भी है। तो काफ़ी कुछ बदल रहा है। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से जानेंगे कि भारत क्यों कंसिडर कर रहा है वापस इसको ज्वाइन करने का और इसका इम्प्लीकेशंस क्या हो सकता है। काफ़ी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि हमारा जो नया 2026 का प्रतिज्ञा UPSC बैच है वो आपका स्टार्ट हो रहा है 29 अगस्त से। इनफैक्ट 2027 और 2028 के लिए भी जो बैच है, लॉन्ग टर्म बैच, वो भी आपका 29 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो यूज़ करिएगा ये कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में है, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट लें। कोई भी प्रॉब्लम है, गाइडेंस चाहिए, ये फ़ोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर लीजिएगा। मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि RCEP का मतलब होता क्या है। देखो, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, आप समझिए ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रेड ब्लॉक है जिसके अंदर दुनिया की 30% GDP कवर होती है। 2.2 बिलियन लोग कवर होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा मैप के थ्रू दिखाता हूं। ये अगर आप देखोगे तो यहां पर आप सब जानते होंगे आसियान देशों के बारे में, ठीक है। आसियान देश आप सब जानते होंगे, जिसके अंदर 10 कंट्रीज आते हैं। म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, 5 ये हो गए। इसके अलावा मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस और ब्रुनेई। तो ये आपके टोटल 10 कंट्रीज आते हैं आसियान। प्लस RCEP की जब हम बात करते हैं तो ये 10 के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया और चाइना हो गया। इनफैक्ट 2019 में भारत भी ऑलमोस्ट ज्वाइन करने वाला था। तब ये बोला जाता था कि इसके अंदर टोटल 16 मेंबर्स होंगे, लेकिन क्योंकि भारत पीछे हट गया था तो इसके अंदर टोटल अब यहाँ पर 15 मेंबर्स हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि ये टैरिफ कट्स को, रूल्स ऑफ ओरिजिन को, ट्रेड स्टैंडर्ड्स को हार्मोनाइज कर देता है, जिसकी वजह से ये जो सारे देश हैं, ये मेंबर कंट्रीज आपस में और ज़्यादा अच्छे से ट्रेड कर पाते हैं, ज़्यादा ट्रेड कर पाते हैं। खैर, क्वेश्चन अब यहाँ पर आपके मन में आएगा कि 2019 में भारत पीछे क्यों हट गया था। हम ज्वाइन करने ही वाले थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर जब साइन करना था तब भारत ने डिसाइड किया कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे। और इसका सबसे बड़ा कारण जो आज भी रेलेवेंट है, अभी रिसेंटली आप क्या देख रहे हो, ट्रंप के साथ जो बातचीत हो रही है, US क्या चाहता है कि भारत अपना जो डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको ओपन कर दे, जिसकी वजह से अब भारत को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो उस समय भी RCEP के अंदर भी यही प्रॉब्लम थी कि इसकी वजह से जो चीप इंपोर्ट है एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स का, वो भारत के अंदर आता और इसकी वजह से जो हमारे फार्मर्स हैं और जो रूरल लाइवलीहुड्स है वो काफ़ी इंपैक्ट हो जाती। फिर दूसरा इससे बड़ा खतरा था जो MSMEs हैं, मतलब जो सस्ते चाइनीज़ गुड्स, ये भारत के अंदर आते और इसकी वजह से जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैं, टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो गया, उसको काफ़ी नुकसान होता। फिर इसके अलावा यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट का बड़ा खतरा था। ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो हम कुछ देशों के साथ ट्रेड सरप्लस में हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम इसको ज्वाइन कर लेते तो इंपोर्ट हमें यहाँ पर कराना पड़ता ज़्यादा, एक्सपोर्ट कम होता, उतना बढ़ता नहीं, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ने का खतरा था। और लास्ट है यहाँ पर ई-कॉमर्स रूल्स को लेकर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर, सर्विसेज को लेकर कई सारे डिस्प्यूट्स थे RCEP के अंदर, जिसकी वजह से भारत ने इसको ज्वाइन नहीं किया। लेकिन क्वेश्चन अब ये है कि भारत अब क्यों रीअसेस कर रहा है, क्यों हम यहाँ पर सोच रहे हैं कि ज्वाइन करना चाहिए। सबसे पहला नो डाउट US टैरिफ प्रेशर। क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी 25% तो लगाया ही है, 27 अगस्त से 25% पेनल्टी और लग जाएगी। तो एक प्रकार से क्या है कि भारत चाहता है कि अपना प्रोडक्ट्स ऑल्टरनेट मार्केट में ढूंढे। जो प्रोडक्ट्स हम अमेरिका भेज सकते थे लेकिन टैरिफ लगने की वजह से हम नहीं भेज पाएंगे, तो वो हम ऑल्टरनेट मार्केट में सप्लाई करना चाहते हैं। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ये हो गया। दूसरा क्या है कि ग्लोबल सप्लाई चेन में एक बड़ा शिफ्ट आ रहा है। जो कंपनीज हैं वो अब अक्रॉस एशिया डाइवर्सिफाई हो रही हैं और RCEP, ये जो पूरा ट्रेड ब्लॉक है, वो इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन का एक्सेस देता है, तो इससे भारत को फायदा होगा। तीसरा है आपका ईजिंग रीजनल टेंशंस। अभी रिसेंटली आपने देखा ही होगा
चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं भारत आए थे यांग ही, तो उनके साथ काफ़ी अच्छी खासी बातचीत हुई और यहाँ पर चाइना ने अपना जो एक्सपोर्ट है रेयर अर्थ का, फर्टिलाइज़र का, ये ओपन कर दिया है। तो जिसकी वजह से भारत चाइना के रिलेशंस काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूव हुए हैं पिछले कुछ महीने में। तो ये एक बड़ा कारण बताया जा रहा है जिसकी वजह से भारत कंसिडर कर रहा है। दूसरा क्या है, इंटरनल रीअसेसमेंट। जो भारत के ऑफिशियल्स हैं वो अभी इंटरनली यहाँ पर रिव्यूज़ कंडक्ट कर रहे हैं कि इसका ज्वाइन करने का कॉस्ट और बेनिफिट क्या है। देखो यहाँ पर बेनिफिट तो है कई चीज़ों में, लेकिन कुछ कीमत भी चुकानी होगी जो अगेन मैं आपको आगे बताऊंगा। तो वो हमें देखना होता है कि कितना कॉस्ट है, कितना बेनिफिट है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमें ज्वाइन करना है कि नहीं। रिपोर्ट्स का ये कहना है कि अब लगातार कंसेंसस बन रहा है। शायद पहले 2019 में शायद उतना कंसेंसस नहीं बन पाया था, लेकिन अभी ट्रम्प की वजह से कंसेंसस बन रहा है कि हम आरसीईपी को ज्वाइन कर सकते हैं, हमें आरसीईपी को ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन इसका इकोनॉमिक इंप्लीकेशन क्या होगा अगर भारत आरसीईपी को ज्वाइन कर लेता है? सबसे पहला है मार्केट एक्सेस, मतलब कि अक्रॉस एशिया क्या है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स जाएंगे अलग अलग देशों में, वहाँ पर टैरिफ नहीं लगेगा, टैरिफ उतना नहीं लगेगा, जिसकी वजह से भारत का एक्सपोर्ट बढ़ पाएगा, हमारे प्रोडक्ट्स और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो पाएंगे। दूसरा क्या है कि रूल ऑफ ओरिजिन, इसकी वजह से क्या है कि अगेन भारत के जो इनपुट्स हैं उनको अगेन फ़ायदा मिलेगा, जिसकी वजह से टैरिफ फ्री ट्रेड कर सकेंगे आरसीईपी वाले कंट्रीज़ के साथ। और ऑब्वियस सी बात है इन्वेस्टमेंट बूस्ट भी होगा, मतलब मेंबरशिप मिलने की वजह से बाकी ये जो देश हैं वहाँ से काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट भारत में आ सकता है, ताकि यहाँ पर प्रोडक्शन हो और उसकी सप्लाई की जाए। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जहाँ तक सर्विसेज का सवाल है, देखो आरसीईपी के अंदर सर्विसेज को लेकर बहुत डिस्कशन नहीं हुआ है, सर्विसेज से शायद उतना बहुत फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन हाँ स्टिल भारत का क्योंकि आईटी सेक्टर काफ़ी मजबूत है, जो प्रोफेशनल सर्विसेज सेक्टर है काफ़ी मजबूत है, उसके थ्रू हम फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन इसके खतरे क्या क्या हैं? नो डाउट एग्रीकल्चर शॉक, जैसा मैंने आपको बताया, मतलब बेनिफिट्स तो हैं लेकिन इसकी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है कि अगर सस्ता इंपोर्ट आने लग गया डेयरी का, मीट का, क्रॉप्स का, तो ये हमारे किसानों को नुकसान पहुंचा सकता है। एमएसएमई में कंपटीशन, मतलब जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं, उनके लिए बड़ा खतरा हो सकता है। और यहाँ पर ट्रांजिशन अगर होगा तो डेफिनेटली सरकार को मदद करनी चाहिए, सरकार को यहाँ पर सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड करना चाहिए अपने छोटे जो किसान हैं, जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको। लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल और डोमेस्टिक कंस्ट्रेंट भी आपको समझना है। फार्मर्स, डेयरी कोऑपरेटिव्स, एमएसएमईज, इन्होंने लॉबिंग की थी 2019 में कि भारत इसको ज्वाइन ना करें, और वापस से हो सकता है कि यहाँ पर लॉबिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर दूसरा है आपका इलेक्टोरल सेंसिटिविटी, मतलब जब चुनाव वगैरह आते हैं तो एग्रीकल्चरल, इनफॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकली क्रिटिकल हैं। तो स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट्स भी अगर आप देखोगे तो वो लोग रेडी नहीं होंगे आरसीईपी को ज्वाइन करने के लिए। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या भारत इसको सही तरीके से डील कर सकता है, मतलब भारत इसको ज्वाइन भी कर ले लेकिन कुछ हमें यहाँ पर रियायत मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं आरसीईपी के अंदर कि जो एग्रीकल्चरल और डेयरी सेक्टर है उसको भारत से को इससे दूर रखा जाए। मतलब यहाँ पर हम नहीं चाहते कि सस्ते इंपोर्ट आए एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो अगर ये बात मान ली जाती है तो एक बहुत बड़ी जीत होगी और इसकी वजह से भारत ज्वाइन भी कर लेगा और हमें उतना नुकसान भी नहीं होगा। दूसरा, यहाँ पर हमारी जो छोटे इंडस्ट्रीज़ हैं जो उनको नुकसान हो सकता है, हम ये कह सकते हैं कि जो भी हम टैरिफ कम करेंगे वो एक झटके में नहीं करेंगे। मान लो अभी हम 15% टैरिफ लगा रहे हैं किसी भी सामान पर, तो हम ये कहेंगे कि अभी पहले 12% कर देंगे, फिर 8%, फिर आपका 5%, फिर 3%। तो हम ग्रेजुअली डिक्रीज करेंगे ताकि हमारे इंडस्ट्रीज़ को एक झटके में नुकसान ना हो और हमारे इंडस्ट्रीज़ रेडी हो सके लॉन्ग टर्म में। फिर नेक्स्ट है आपका सेफ गार्ड मैकेनिज्म, मतलब कि अगर मान लो बाई चांस अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं और अचानक से बहुत सारा इंपोर्ट भारत में आता है तो हम यहाँ पर वापस से टैरिफ रेस कर सकें। ये कुछ इस तरह का मैकेनिज्म अगर हम ला सकें। फिर है आपका डोमेस्टिक सप्लाई पैकेजेस, मतलब फार्मर्स, एमएसएमईज के लिए अगर भारत सरकार पैकेज निकालती है तो उनको राहत मिल सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से भारत को शायद उतना नुकसान भी ना हो। लेकिन अगर हम सेक्टर वाइज इंपैक्ट की बात करें तो स्पेशली अगर एग्रीकल्चर और डेयरी की बात करें तो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है और पॉलिटिकली काफ़ी सेंसिटिव है। टेक्सटाइल और अपैरल की बात करें तो मिक्स्ड है। देखो, घर पर कॉम्पिटिशन हो सकता है हमारे देश के अंदर, लेकिन हमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी तो मिलेंगी एक्सपोर्ट करने के लिए। जो हम एक्सपोर्ट टेक्सटाइल करीब 10 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया था, $10 बिलियन
सोच के देखिए, वो यूएस एक्सपोर्ट किया था, तो अब वो कहाँ करेंगे, तो हमें एक नया मार्केट मिल सकता है। फिर नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो कंपोनेंट्स, मतलब ये भी भारत के लिए बेनिफिट हो सकता है अगर हम एशियन सप्लाई चेन का हिस्सा बन जाएं। फार्मास्यूटिकल नो डाउट यहाँ पर पॉसिबली गेन हो सकता है भारत को, लेकिन आईपी रूल्स वगैरह थोड़ा सा हमें और स्ट्रिक्ट करना होगा। सर्विसेज में भी हमें काफ़ी फायदा हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है अगेन कि किस तरह का नेगोशिएशन भारत करता है। लेकिन इसका जियो स्ट्रैटेजिक अगर हम इम्प्लीकेशन की बात करें, अगर यूएस की तरफ से बात करें, नो डाउट अगर भारत आरसीईपी की तरफ जाता है तो अमेरिका के लिए बड़ा झटका होगा। अमेरिका इतने लंबे समय से यही चाह रहा था कि इनफैक्ट अगर आपको याद हो 2019 में भी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी, डोनाल्ड ट्रंप उस समय भी धमकी दे रहे थे कि आरसीईपी वगैरह की वजह से अमेरिका को नुकसान नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये ट्रंप की पुरानी आदत रही है। तो यहाँ पर अगर भारत ज्वाइन करता है इसको, तो अमेरिका के टैरिफ को एक बड़ा झटका लगेगा, ट्रंप के लिए बड़ा झटका होगा, और यहाँ पर जो हेजिंग स्ट्रैटेजी है वो भारत कहीं ना कहीं दिखाएगा, और साथ ही साथ यूएस का जो लीवरेज है वो कम हो जाएगा। जहाँ तक चाइना का सवाल है तो देखो, ग्रेटर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की वजह से कमर्शियल टाइज चाइना के साथ और ज़्यादा मजबूत हो सकेंगे भारत का। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे भी तो अमेरिका के अंदर बाई पार्टीजान, मतलब चाहे वो ट्रंप के पार्टी से हो, बाइडन के पार्टी से हो, हर कोई इस समय यहाँ पर एक प्रकार से क्रिटिसाइज कर रहा है ट्रंप ने जिस तरह से टैरिफ की चाल चली है, स्पेशली भारत जैसे देश पर जिसको वो स्ट्रैटेजिक पार्टनर कहता है, उसके साथ इस तरह करना, मतलब इतने दशकों का, इतने वर्षों की जो मेहनत थी यूएस और इंडिया के रिलेशन बिल्ड करने में, उसको 2 मिनट में यहाँ पर पानी में मिला दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो इसकी वजह से काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है, लेट मी टेल यू। लेकिन क्वेश्चन ये है कि भारत रीज्वाइन कैसे कर सकता है आरसीईपी को। एक तो क्या, पहले इंटरनल रिव्यू होगा, स्टेक होल्डर्स के कंसल्टेशंस होंगे, उसके बाद फॉर्मल एक्सेशन टॉक्स होगा, मतलब जितने भी मेंबर्स हैं वो बातचीत करेंगे भारत के टर्म्स को लेकर कि भारत कैसे ज्वाइन कर सकता है। फिर आपका फाइनलाइज किया जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट डील्स वगैरह भारत के साथ होनी वो हो जाएंगी, और जो कंसेंसस हो जाएगा, क्योंकि ध्यान रखिएगा आरसीईपी में जितने भी मेंबर्स हैं 15 मेंबर्स, सभी को एग्री करना होगा, तभी भारत ज्वाइन कर सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं, जब भारत विड्रॉ किया था आरसीईपी से, तभी उसी समय जापान और सिंगापुर ने साफ साफ कह दिया था कि आरसीईपी के दरवाजे भारत के लिए हमेशा खुले हैं, भारत जब चाहे ज्वाइन कर सकता है। क्योंकि आरसीईपी में लेट मी टेल यू, यहाँ पर यही चर्चा हो रही थी कि भारत का ज्वाइन ना करना ये भी आरसीईपी के लिए झटका था। भारत अगर इसको ज्वाइन करेगा तो आरसीईपी का रेलेवेंस बढ़ जाएगा। आप सोचिए, अभी 30% पॉपुलेशन कवर हो रहा है, उसके बाद 40% से ज़्यादा पॉपुलेशन कवर होंगे, जीडीपी और ज़्यादा आपको बड़ी देखने को इसके अंदर मिलेगी। तो आरसीईपी का जो वजूद है वो भी काफ़ी बढ़ सकता है। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आया होगा कि भारत क्यों वापस से दुनिया की लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक को ज्वाइन कर सकता है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो रिसेंटली भारत ने कौन कौन रीजन्स के साथ, देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 2026, 27, 28 किसी भी साल के लिए, तीनों जो साल के लिए बैचेस हैं वो हमारे 29 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। अलग अलग बैचेस हैं, लेट मी टेल यू, 2026 के लिए अलग, 27 के लिए अलग और 28 के लिए अलग। आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यूज करिए ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, गाइडेंस चाहिए, फोन नंबर है, कॉल कर लेना, वहां पर आपको अच्छे से गाइड कर दिया जाएगा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।